बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3 से, जिसका नाम है मैकेनिज़्म फॉर कस्टमर्स टू चूज़ राइट प्रोडक्ट्स। यानी ऐसा तरीका, ऐसी टेक्निक्स जिससे कि जो कस्टमर्स हैं वो सही प्रोडक्ट्स लेके जाएं। यहाँ सही से क्या मतलब है? सही से मतलब है जो भी उनको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जिसके लिए वो मॉल आए थे या स्टोर आए थे या शॉप पे आए थे, जो प्रोडक्ट उन्हें ख़रीदना था, जिस मकसद से ख़रीदना था, उन्हें वही प्रोडक्ट उनको दिया जाए। तो ये पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी होती है आपकी सेल्स एसोसिएट पे, जिसको हम कस्टमर सेल्स एसोसिएट CSA भी बोलते हैं। तो इस चीज़ के लिए तो सबसे ज़्यादा कौशल होना ज़रूरी है कस्टमर सेल्स एसोसिएट का, क्योंकि उसी को देखना होता है। कस्टमर जो है सीधे CSA के पास पहुंचता है, उसी से बोलता है मेरी ये चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, मुझे ये प्रोडक्ट दे दो। इस चीज़ के लिए कस्टमर सेल्स एसोसिएट को भी बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना ज़रूरी है। उसको हर प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। कस्टमर क्या कह रहा है ये उसे समझ आना चाहिए। कस्टमर एक्चुअली में क्या मांग रहा है उसको वो चीज़ पता चल सके, और आगे कस्टमर को उसी की डिमांड के हिसाब से वो प्रोडक्ट दे सके। तो ये एक कला है जो CSA को आनी चाहिए। ये कैसे आती है? ये एक्सपीरियंस के द्वारा की वजह से भी आ सकती है, और ये कला सीखी भी जा सकती है, पढ़ी भी जा सकती है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको पता होता है कि हमारे जो रिटेलिंग इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन का कितना महत्व होता है। तो यदि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप कस्टमर को सही से समझ भी पाएंगे, और कस्टमर को उनके मांग, उनके नीड के अनुसार उनका प्रोडक्ट दे भी पाएंगे। आइए हम इस सेशन में इसमें आगे क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। ये हमको पता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं कहीं पे भी, जहाँ पे भी सजाए जाते हैं, वो प्रोडक्ट्स जो भी सजाए जाते हैं रिटेल स्टोर में, वो स्ट्रिक्टली जो कि डिमांड में होते हैं कस्टमर द्वारा, वही रखे जाते हैं। जैसे अगर कोई एग्जांपल ले लें हम कपड़ों का, तो लेटेस्ट ट्रेंड में जो कपड़े हैं, अगर हम अपनी शॉप में वही कपड़े रखेंगे तो ही चांसेस है कि कस्टमर उन्हें पसंद करेगा और बिकेगा। अगर हम अपने हिसाब से चलें कि पुराना स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है, नहीं पहले हम उसी को बेचेंगे तभी नया स्टॉक लेके जाएंगे, तो कस्टमर तो पसंद ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो पुराना है। पुराना एज इन स्टाइल में पुराना है, फैशन पुराना हो गया। तो हमें लगातार चेंज करते रहना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स को नए टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करते रहना पड़ता है। नई डिमांड के हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट्स को सजाना पड़ता है। तो हम ये सब चीज़ें आगे इसमें पढ़ेंगे। प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है? पहले कस्टमर की डिमांड को एनालाइज किया जाएगा, यानी जांचा जाएगा कि कस्टमर आखिर मांग क्या रहा है। ठीक है, किस चीज़ के लिए उसको ये प्रोडक्ट चाहिए। तो अब हमें पता चल गया कि ये वाले जो कपड़े हैं बहुत ज़्यादा इन हैं आजकल, यही फैशन में, तो अब हम अपनी स्टोर में वही कपड़े रखेंगे, वही कपड़े हम विंडो डिस्प्ले में सजाएंगे, ताकि कस्टमर देखें अच्छा इनके पास तो यह मिलता है, तो वो सीधे अंदर आए और आपसे शॉप करके चले जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। एक चीज़ इसमें और बोली है कि कस्टमर को एजुकेट करना मतलब पढ़ाना नहीं, उनको बताना किसी नए प्रोडक्ट के बारे में। लेट्स सपोज कोई कस्टमर अगर अनअवेयर है, उसको नहीं पता किसी नए प्रोडक्ट के बारे में, तो आप उसको कैसे राइट प्रोडक्ट खरीदवाओगे? सपोज़ वो कोई एक छोटी सी डिमांड लेकर आया था, लेकिन आपने उसको ऐसा प्रोडक्ट दिखा दिया जिसमें उसकी सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी, तो आप उसको बताओगे कि सर ये नया ऐसा ऐसा प्रोडक्ट आया है। आप उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो आप मांग रहे हैं इससे भी ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल इस प्रोडक्ट में हैं, तो अगर आप ये ले जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो कस्टमर तो बड़ा खुश हो जाएगा कि हाँ ठीक है, सही बात है। तो यही जो तरीके बताए हैं, ये प्रोडक्ट कस्टमर्स को सही प्रोडक्ट खरीदवाने के तरीके हैं, कि आप उनकी डिमांड को, पहला था कि उनकी डिमांड को जांचते हुए, परखते हुए अपने प्रोडक्ट्स रखेंगे। दूसरा था जो नया प्रोडक्ट आया तो आप उसको कस्टमर को उसके बारे में ज़रूर बताएंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी जो ड्यूटीज़ होती है सेल्स एसोसिएट की होती हैं। कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, कौन से प्रोडक्ट अभी आजकल इन चल रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली सेल्स एसोसिएट
रिटेलर भी हो सकता है, तो रिटेलर ही ये ध्यान देता है कि मैं किस प्रोडक्ट में हूँ और आजकल मेरे प्रोडक्ट में कस्टमर सबसे ज़्यादा क्या मांग रहा है और मैं कौन सी चीज़ विंडो पे सजाऊँ, कैसे सजाऊँ, कौन से प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रिटेलर करता है और वो अपने सीएसए को समझाता है, सेल्स एसोसिएट को समझाता है कि तुम्हें इस तरीके से प्रोडक्ट रिटेलर्स को कस्टमर्स को आगे बेचने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है मेथड्स ऑफ सेलिंग। मेथड ऑफ सेलिंग से पहले हम पढ़ लेते हैं सेल क्या होती है। सेल क्या है? इन रिटर्न फॉर मनी, सेलिंग अ प्रोडक्ट इन रिटर्न फॉर मनी। दो चीज़ें हैं इसमें। आप एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, बदले में आप क्या ले रहे हैं? मनी ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो हम इसको सेल बोलते हैं। तो सेल क्या है? सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट इन रिटर्न फॉर मनी। एक प्रोडक्ट को बेचना, बदले में पैसे लेना, तो दिस इज़ कॉल्ड सेलिंग। तो ये बेसिकली एक रिलेशन होता है कस्टमर और वेंडर यानी सप्लायर जो आपसे सामान ले रहा है, या सेलर कह लो आप इसको, इसके बीच का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिटेल सेलिंग मेथड्स। कई तरीके के रिटेल सेलिंग मेथड्स होते हैं, जैसे कि या तो ऐसा कह लो आप कि कितने टाइप के सेलिंग्स की जाती हैं मार्केट में, उन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है डायरेक्ट सेल, जिसके अंतर्गत वो सेल आती हैं जैसे आप मॉल में गए या शॉप पे गए, आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट पूछी और आपने वो चीज़ देखी, आपको पसंद आई, आपने ले ली, दिस इज़ डायरेक्ट सेल। ठीक है, सीधे जाके आपने ख़रीद लिया, आपको बिक गया वो प्रोडक्ट, तो दिस इज़ डायरेक्ट सेल। ठीक है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमने कुछ नहीं करा, हमने बस वहाँ पे सामान रखा था, आप आए, आपने देखा, पसंद किया, ख़रीद लिया। ठीक है, दिस इज़ डायरेक्ट सेल। या यूँ कह लो कि हमने आपको प्रोडक्ट दिखाया, आपको पसंद आया, आपने ले लिया, दिस इज़ डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट मतलब सीधे, आपको दिखाया, आपने पसंद किया, आपने ले लिया, दिस इज़ डायरेक्ट सेल। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मा सेल। एक परफॉर्मा होता है, परफॉर्मा यानी फॉर्मेट, उसके अंदर कई चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे किस तरीके से सेल्स हमें चाहिए। लेट्स सपोज इतने टाइप ऑफ क्वांटिटी हमें चाहिए और इतने तारीख को हमको चाहिए और सारे प्रोडक्ट ब्लैक कलर के होने चाहिए और उनकी जो मतलब हर एक बॉक्सेस में मुझे कम से कम 20-20 तो चाहिए ही चाहिए, 20-20 पेन्स चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी क्या है? परफॉर्मा सेल्स, यानी एक परफॉर्मा मैंने भर दिया, उस हिसाब से फिर मैंने आगे उस वेंडर को दिया कि आप मुझे ये सेल्स दे दो, ये प्रोडक्ट दे दो और इसके अनुसार दे दो। एक परफॉर्मा भरा जाता है, फॉर्मेट भरा जाता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे मैं कस्टमर हूँ, मैंने एक फॉर्मेट भरा, मुझे ये चीज़ चाहिए, इतने पीस चाहिए, इतने कलर में चाहिए और इतने प्राइस के चाहिए। मैंने परफॉर्मा भरा, सप्लायर को दे दिया, सप्लायर ने रिटेलर को दे दिया, रिटेलर ने क्या किया? परफॉर्मा देखकर मुझे वो सेल कर दी प्रोडक्ट्स की। दिस इज़ परफॉर्मा सेल्स, जिसमें आप एक सेल कोड देते हैं कि मुझे इतने प्रोडक्ट का चाहिए। कोटेशन यानी कि आप अपने प्राइजेस बताते हैं, सब कुछ मतलब आप एक परफॉर्मा में लिख के उनको दे देते हैं और वो आपको सेंड कर देता है। ठीक है, यहाँ है एजेंसी बेस्ड। एजेंसी का है यहाँ पे ध्यान देना, इसके अंदर एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया हुआ, एजेंट। एजेंट बेसिकली होते हैं आपकी मीडिएटर यानी बिचौलिए, मीडिएटर यानी कि जो आपके कस्टमर के और रिटेलर के बीच में जो होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे ये जो बिल्डर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, आप जैसे मैं घर ख़रीदने जा रही हूँ तो मैंने किसी बिल्डर को बोल रखा है, डीलर को बोल रखा है कि मुझे घर बताना कोई नया। तो उसके पास जिसने बेचना है घर, उसको किसी ने बोल रखा कि मुझे घर बेचना है, अब मुझे कोई कस्टमर बताना। तो वो सेलर और रिटेलर के बीच के बिचौलिए होते हैं। इस तरीके से अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीदा या बेचा जाए तो दिस इज़ नोन एज एजेंसी बेस्ड।
ठीक है। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है कि हाँ हम भी तैयार हैं आपको कुछ पैसा पे करने के लिए अगर आप मुझे अच्छे घर दिला दो, और जो वहाँ से सेलर होता है वो कहता है हाँ हम भी आपको कुछ % कमीशन देंगे, आप हमें को कस्टमर दिला दो मेरे घर बेचने के लिए। तो दिस इज़ एजेंट बेस्ड, यानी बीच में कोई एक बिचौलिया होगा, एक मीडिएटर होगा आपका सामान बेचने या ख़रीदवाने के लिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है एजेंट गेट्स अ कमीशन, मिलता है कमीशन। तो बस वही चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें आप इसमें ध्यान मत देना, सिर्फ जो मैंने बोला वो ध्यान देना, बाकी नोट से पढ़ लेना। नेक्स्ट आपकी ट्रैवलिंग सेल्समैन। ट्रैवलिंग सेल्समैन होते हैं जो डोर टू डोर, एक जगह से दूसरी जगह जाके सामान बेचते हैं। ये भी एक तरीके की सेलिंग होती है, होती नहीं होती है? देखा घर में अगरबत्ती, फॉइल पेपर वगैरह ये सब बेचने आते हैं। बसेस में देखा होगा आपने, ये जो घर घर भी जाते हैं। और हॉकर्स यानी कि जिनकी रेहड़ियाँ होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए, तो दीज आर ट्रैवलिंग सेल्समैन। नेक्स्ट है आपका ऑक्शन सेल्स। ऑक्शन सेल क्या होती है? बोली लगाना, जिसमें बिडर यानी बोली लगाने वाला, ठीक है। कस्टमर हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट, अगर सपोज़ एक कोई प्रॉपर्टी है वो बिक रही है तो हम इसमें कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है कि हाँ मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो उसके लिए बोलियाँ लगेंगी। तो ये सरकारी तौर पे किया जाता है। सपोज़ किसी की ज़मीन गिरवी थी और वो उसको चुका नहीं पाया, तो वो सरकार उसको ज़ब्त कर लेती है और उसकी नीलामी रख देती है। फिर जो भी उसमें पार्टिसिपेट ख़रीदना चाहता है वो पार्टिसिपेट करेगा, और जो हाईएस्ट बोली लगाएगा, बिडर यानी कि बोली लगाने वाला, बिड होता है बोली, और बोली लगाने के प्रोसेस को बोलते हैं बिडिंग, ठीक है। और इस तरीके से बिडिंग करी हुई अगर सेल की जाए तो उसको हम ऑक्शन सेल बोलते हैं। तो गुड्स उसी को बेचा जाता है जो हाईएस्ट बिडर होता है, जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई होती है, ठीक है। जिसने सबसे ज़्यादा पैसे बोले, एक ज़मीन बेची रही, एक ने कहा 1 लाख, एक ने कहा 2 लाख, एक ने कहा 10 लाख। 10 लाख के बाद काउंटिंग की जाती है कि कोई और आगे बढ़ना चाहता है, समय दिया जाता है, कोई नहीं आता तो 10 लाख वाले को वो ज़मीन बेच दी जाएगी। नेक्स्ट होती है B2B सेल्स, जिसके अंदर बिज़नेस टू बिज़नेस दोनों साइड ही बिजनेसमैन इंक्लूड होते हैं। वो एंड कंजम्पशन के लिए, आखिरी अपना यूज़ करने के लिए नहीं खरीद रहा होता। जैसे एक होल सेलर और एक रिटेलर के बीच में, रिटेलर भी आगे बेचता है, होल सेलर भी आगे सामान को बेचता है, तो दोनों ही बिजनेसमैन हैं। इनके बीच में जो बाइंग और सेलिंग होती है दैट इज़ नोन एज B2B सेल्स, ठीक है। बिजनेसमैन रेदर देन एन इंडिविजुअल कस्टमर, वो कस्टमर नहीं है। बिजनेसमैन का कस्टमर है रिटेलर, रिटेलर के कस्टमर आगे दूसरे कस्टमर्स हैं जो हम हैं, जिनसे हम खरीदते हैं। लेकिन यदि अगर एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस को कोई सामान बेच रहा है, दिस इज नोन एज B2B सेल। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सेल। इसके अंदर दोनों टाइप की सेल आ जाती है, चाहे B2B हो चाहे B2C हो, मतलब सारी टाइप की सेल जो ऑनलाइन की जाती हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज़ यूज्ड, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा। तो ये सारी, चाहे आप डायरेक्टली स्टोर में जाके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से सामान खरीद रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से सामान खरीद रहे हैं, तो ये इस टाइप की जो सेल्स होती हैं वो EDI सेल्स बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सेल्स बोलते हैं। जिनमें EDI की फुल फॉर्म देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये जिसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बेस में टर्म्स में यूज़ की जाती है, जो जिसमें हम स्वाइप करते हैं ना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, उसको हम EDC मशीन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर, जो इलेक्ट्रॉनिकली यानी बिजली से चलने वाले यंत्रों के द्वारा आपका डेटा लिया जाता है उसमें, इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर बोलते हैं, जो आपके सिर्फ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये POS यानी कैश काउंटर पे मौजूदा एक बहुत अहम मशीन होती है। कहीं पे भी चले जाओ बड़े स्टोर्स में, ये मशीन आपको ज़रूर मिलेगी, EDC। तो इस मशीन के द्वारा कोई भी सेलिंग हो, यानी कोई भी ऑनलाइन पेमेंट की जाए डेबिट और क्रेडिट कार्ड से, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सेल्स। अब एक है इनडायरेक्ट सेल्स, जहाँ पे आप डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, कोई थर्ड पार्टी आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, दैट इज़ नोन एज इनडायरेक्टली सेल्स। अगर आपने जैसे कभी वो देखा IPL मैचेस देखे होंगे आपने, IPL के मैचेस, तो
तो जो आईपीएल के मैचेस के दौरान जब आप देखते हैं जो भी एड्स आते हैं, ये इनडायरेक्ट सेल्स होती हैं। मतलब जैसे पीछे से आया, जैसे अब बिग बॉस देख लो, बिग बॉस में इस बार आई एमपीएल उसको स्पॉन्सर कर रही है, तो मोबाइल प्रीमियर लीग, ठीक है, तो एमपीएल स्पॉन्सर कर रही है, यानी कि एमपीएल ने बिग बॉस वालों को बहुत पैसा दिया होगा कि आप हमारा प्रचार करो तो हमारा भी प्रोडक्ट बिकेगा। उनका क्या प्रोडक्ट है? उनकी वो मैचेस प्रोडक्ट है जो कस्टमर देखना चाहेंगे कि भाई बिग बॉस प्रमोट कर रहा है एमपीएल को, अच्छा तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, तो ज़रूर देखना चाहिए। तो ये इनडायरेक्ट सेल होती है, जहाँ थर्ड पार्टी यानी कोई दूसरा बंदा, एमपीएल खुद नहीं, बिग बॉस एमपीएल को प्रमोट कर रहा है ना। इस तरीके से कभी आपने तारक मेहता देखा होगा, जब भी वो उसमें अपना कोई इवेंट करवाते हैं तो पीछे इतने सारे वो एड्स लगाते हैं। या आपने कोई भी आप वो कोई भी सीरियल्स देख लीजिए, को स्पॉन्सर्ड बाय अमूल बटर, इस तरीके से नहीं बोलते हैं बीच बीच में। तो वो जो प्रमोट करते हैं ना, दूसरा बंदा अपना खुद का प्रमोशन ना करके जो दूसरा एक पर्सन उसको प्रमोट करता है और उससे उनकी बिक्री होती है, दिस इज़ नोन एज इनडायरेक्ट सेल। कई बार देखा होगा, इसके सह प्रायोजक हैं अमूल बटर या फिर किसान केचप, जो भी वो नाम बोलते हैं बीच बीच में। तो वो क्या होते हैं, वो उन कंपनी वालों ने पैसा दिया होता है उस थर्ड पार्टी को कि आप हमारा प्रचार करिए और हम आपको जितने सेकंड्स का आप प्रचार करेंगे उतने सेकंड्स के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं। फिर कस्टमर देखते हैं कि अच्छा हाँ ये तो अच्छा प्रोडक्ट है, ले लो, तो उसके द्वारा जो सेल होती है दैट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट सेल। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब यहाँ देखिए मीनिंग मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर सेल। यहाँ पे बोला अरेंजमेंट का मीनिंग क्या होता है? अरेंजमेंट का मीनिंग होता है व्यवस्थित करना। किसी भी प्रोडक्ट को रिटेल स्टोर के अंदर जब लगाया जाता है तो बहुत ध्यान से लगाया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर। सपोज़ आप विंडो पे उन्हीं प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, विंडो डिस्प्ले उन्हीं प्रोडक्ट का होगा, या स्पेशल जगह उन्हीं प्रोडक्ट को दी जाएगी जिन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स ने उस रिटेलर को ज़्यादा पैसे दिए होंगे कि आप मेरे लिए इस जगह पे लगाओ, मैं आपको इतने पे पर प्रोडक्ट पे इतना इंसेंटिव दूंगा। ये होता है, नहीं तो मैं तो मेरा मन करे मैं उसे साइड पे लगा दूं, है ना। कई बार देखा होगा दुकानदार स्पेशल कुछ प्रोडक्ट सामने रखते हैं, वो उनको बोला जाता है आप कोई प्रोडक्ट लेने जाओ, उनको कहेंगे ये, वो आपसे कहते हैं कि आप ये वाला प्रोडक्ट खरीदिए, ये वाला बहुत अच्छा है, तो आप ले भी लोगे उनके कहने पर, तो वो उनको ना कमीशन बेस्ड होता है। तो इसी तरीके से अगर आप स्टोर में अपनी जगह ऐसे जगहों पे अगर आप सामान लगाते हैं जहाँ कस्टमर की सबसे ज़्यादा नज़र पड़ती है, तो इसको भी एक अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को व्यवस्थित करना। अगर आप ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ कस्टमर की सबसे ज़्यादा नज़र पड़ती है, तो वो वही प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं जो सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं रिटेलर को कि आप हमारा प्रोडक्ट जो है ना विंडो पे लगाना, कि आते जाते कस्टमर भी मेरा प्रोडक्ट देखे, मैं आपको इतने पैसे इसके लिए दूंगा। वही जो ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं प्रोडक्ट पे, ज़्यादा जिनका प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं होता और मैन्युफैक्चरर ज़्यादा फोर्स भी नहीं करते आप प्रोडक्ट्स को कहीं पे भी रखो, मेरा तो वैसे ही बिक जाना है, तो ठीक है कोई बात नहीं, वो फिर उनको ऐसी जगहों पे रखते हैं जहाँ पे बाद में कस्टमर की नज़र पड़ती है। समझ में आया? सपोज़ मैगी है, मैगी बिल्कुल इस तरीके से फ्रंट पे लगाई जाती है, सबसे हाई डिमांड की है, तो हो सकता है रिटेलर्स को बोला गया हो कि आप मैगी के इतने पैकेट्स बेचिए। जैसे एक बार मैं एक शॉप में गई थी, मैं अगर कॉस्मेटिक सेक्शन में घुसी तो उन्होंने मुझे जोविस नाम के प्रोडक्ट्स हैं वो प्रमोट करने स्टार्ट कर दिए। मैं लेने कुछ और गई हूँ, कोई और कॉस्मेटिक लेने गई थी मैं, उन्होंने मेरे को जोविस का ये पकड़ा दिया। मैं फेस वो लेने गई थी क्रीम, तो उन्होंने मुझे कहा जोविस की देख लो, जोविस का ये देख लो, जोविस का वो देख लो, जोविस का ये, हर प्रोडक्ट उन्होंने जोविस के दिखाने लग गए। तो ये होता है इनका इन हाउस ब्रांड होता है जो इनको सबसे ज़्यादा पैसे देता है कि अगर आप मेरे इतने प्रोडक्ट बिकवा दोगे तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो इनका ना बहुत बेनिफिट रहता है उन प्रोडक्ट को बेचने में। तो वो क्या करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट तो अपने आप बिकेंगे, लेकिन इन प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं वो, जिनमें इनको ज़्यादा कस्टमर का मिलता है। ठीक है, तो वो तो एक दूसरी चीज़ थी। यहाँ पे हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, रखने की बात कर रहे हैं। तो हर स्टोर में हर प्रोडक्ट की हर शेल्फ में सबकी एक प्रोडक्ट की अलग अलग जगह होती है कि यहाँ पे इस शेल्फ में ये आई लेवल पर है, बिल्कुल कस्टमर की आंखों के सामने आएगा, तो सबसे अच्छे वाले प्रोडक्ट्स जिन पे ज़्यादा मार्जिन है वो प्रोडक्ट, और कांच के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपर लेवल पे रखे जाते हैं ताकि कोई बच्चा आके ना गिरा दे,
है ना, बिल्कुल टॉप लेवल पर। नीचे जो प्रोडक्ट्स हैं जो घुटनों के उस पर जहाँ रखे जाते हैं, वो टॉयज़ वाले प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं। देखा होगा आपने टॉय सेक्शन में सारे नीचे रखे होंगे ताकि बच्चा एकदम से उठाए उसको, उनको अट्रैक्टिव लगे ये चीज़। तो ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ कर की जाती हैं। दिस इज़ नॉट एन अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। आप किस तरीके से अपने स्टोर में प्रोडक्ट की अरेंजमेंट कर रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। वहीं एक स्टोर है जहाँ कुछ भी चीज़ व्यवस्थित नहीं है, वहाँ पे शॉपिंग करने का भी मन नहीं करेगा। तो अरेंजमेंट के कई फ़ायदे होते हैं कि एक तो कस्टमर को एकदम दिखते ही चीज़ पसंद आ जाती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है वो घर से सोच कर नहीं आया होता उस प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन वहाँ दिखता है तो वो खरीद लेता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है ना। दूसरी चीज़ उनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है। और नेक्स्ट ये हो सकता है, क्या कहते हैं, जैसे डिस्प्ले कर दिया तो उनको बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, ढूंढने के लिए आरामदायक हो जाता है। फटाफट उठाया बैग में रखा, फटाफट उठाया और बैग में रखा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कन्वीनियंट शॉपिंग। अगली बार जाओगे कहोगे यार यहीं से लेंगे, हर प्रोडक्ट सामने रखा रहता है, किसी सेल्स एसोसिएट की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ उसमें लिखा रहता है, क्या प्राइस है, क्या डिस्काउंट है। दिस इज़ नोन एज अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टोर, ठीक है। इससे सेल बहुत ज़्यादा बढ़ती है आपकी, ध्यान देना इस चीज़ को। फुटफॉल भी बढ़ती है, फुटफॉल बढ़ेगी। फुटफॉल यानी कि जब कस्टमर्स जितने अंदर आ रहे हैं आपके स्टोर के अंदर, और उतनी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स के चांसेस होते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे नीड फॉर अरेंजिंग द प्रोडक्ट। क्यों हम अरेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, है ना। हम प्रोडक्ट्स को अरेंज करके क्यों रखते हैं व्यवस्थित करके, अभी मैंने बोला ताकि एक क्लियर व्यू दिखे कस्टमर को, ताकि सारे प्रोडक्ट्स को आराम से डिवाइड किया जा सके सेक्शन वाइज। अगर आपको किचन का सामान चाहिए तो किचन का सामान एक जगह पे मिलेगा, वॉशरूम का सामान चाहिए वॉशरूम का सामान एक जगह पे मिलेगा, ईटिंग खाने वाली चीज़ें चाहिए, ईटिंग प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो आपको अलग जगह पे मिलेंगी। तो दिस इज़ नोन एज अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट। डिविजन किया जाता है उनको ताकि आपको कन्वीनियंट रहे। ईजी टू पिकअप, एक वर्ड और बोल रखा है, ईजी टू पिकअप, ठीक है। कस्टमर आए सीधे उठाए चले जाए। इसका फ़ायदा क्या है हम पढ़ेंगे आगे। पहला है रिपीट कस्टमर। मैंने अभी बताया था अगर आपको हर चीज़ कन्वीनियंट लगे, बढ़िया लगे, तो आप ज़रूर दोबारा आना सोचेंगे। दिस इज़ नोन एज रिपीटिंग योर सेल। मतलब आप रिपीट कर रहे हैं, आप रिपीट कस्टमर हैं उनके, दोबारा आए हैं उनके पास क्योंकि कुछ ना कुछ आपको उनका अच्छा लगा था। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगी थी, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स ज़्यादा थे, उनकी सर्विस अच्छी लगी, उनकी पॉलिसीज़ अच्छी थी, उनके क्या कहते हैं जो उनकी स्कीम्स अच्छी थी। तो कुछ ना कुछ आपको अच्छी लगी होंगी, तभी आप रिपीट करते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट से देखो कितना फ़ायदा होता है कि रिटेलर के रिपीट कस्टमर्स बढ़ जाते हैं। हमें कोशिश करनी होती है रिटेलर को कि हमारे पास रिपीट कस्टमर आए, क्योंकि वही लॉयल कस्टमर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन। अगर आप हर चीज़ को व्यवस्थित करके रखेंगे तो आप ही के प्रचार हो रहा है, आप ही का दुकान की प्रचार हो रही है ना। एक जना दूसरे को बोलेगा, दूसरा तीसरे को बोलेगा, आप खुद वहाँ दोबारा जाओगे। तो दिस इज़ नोन एज सेल प्रमोशन, आपकी बिक्री के लिए प्रचार हो रहा है। नेक्स्ट है आप ही की ब्रांड इमेज बनेगी अगर आप सब चीज़ें व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और बता रखी है, मंथली रीअरेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड चेंजिंग ऑफ कलर। यानी कि हर मंथ आपको कुछ ना कुछ चेंज करने पड़ते हैं अपने अरेंजमेंट में, ताकि कस्टमर को बोरियत सी ना लगे। आपने देखा होगा गर्मियों में जाओगे, गर्मियों के कपड़े मिलेंगे, अलग सी थीम होगी वहाँ पे, जो मैनेक्विन्स होते हैं गर्मियों में, समर ग्लासेस लगाए हुए शॉर्ट कपड़ों में और बिल्कुल लाइट कलर्स के। और वहीं सर्दियों में चले जाओ, बिल्कुल अलग व्यवस्था होती है, मोटी मोटी जैकेट्स डाली होंगी मैनेक्विन्स ने, आपको स्टफ़ भी उसी के हिसाब से मिलेगा। तो ये ओकेजन वाइज, सीज़न वाइज ये चेंज करते रहना पड़ता है ताकि उनको प्रोडक्ट्स, ताकि कस्टमर को लगे कि यार कुछ तो नया है यहाँ पे, हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसका फ़ायदा होता है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, खाली इन्होंने एक ऐसी पॉइंट डाल रखा है कि सीजनल बेस पे आपको रीअरेंज करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स को। ये वही जो मैंने अभी ऊपर पॉइंट क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर अरेंजिंग द प्रोडक्ट्स। किस तरीके से हम प्रोडक्ट्स को अरेंज करते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो देखिए, इसमें फ्लोर प्लान्स बता रखे हैं, डायग्राम फ्लोर प्लान, ये हम ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा ब्रीफ नहीं दूंगी, आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग द प्रोडक्ट्स। ध्यान रखना, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग द प्रोडक्ट्स को अरेंज करने के डिफरेंट तरीके बताइए। ये डायरेक्ट पूछ लेंगे स्टोर लेआउट बताइए, तो वो यही आएगा आंसर। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला स्ट्रेट फ्लोर प्लान, जिसमें हर चीज़ मतलब लगा लो, जैसे ये फ्लोर है,
हर चीज़ सामने सामने लगी हुई है, एक लाइन यहाँ है, एक यहाँ लाइन है, एक यहाँ लाइन है, दिस इज स्ट्रेट फ्लोर प्लान। ठीक है, ये बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला फ्लोर प्लान है, हर दुकानों में आपको ऐसे ही मिलेगा। नेक्स्ट है डायगोनल फ्लोर प्लान। डायगोनल फ्लोर प्लान के अंदर आप हर चीज़ें डायगनली रखते हैं, जैसे लाइब्रेरी कह लो आप। ठीक है, स्मॉल स्पेस होती है तो आप वहाँ पे किस तरीके से रखेंगे, जैसे सपोज मैं इस तरीके से रख रही हूँ डायगनली, कम जगह है आपके पास, इस तरीके से। मैं आपको बाकी इसकी पिक्चर्स भेज दूँगी डायगोनल फ्लोर प्लान की, और आपने अपनी पुरानी बुक में भी देख लेना 10th की, उस बुक में होगा डायगनली सजाया हुए सारी चीज़ों को। एंगुलर, एंगुलर होता है किसी पर्टिकुलर एंगल्स में, जैसे यहाँ बीच में गोलाई में रख दिया, यहाँ पे ऐसे कर्व में सजा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी कर्व में। ठीक है, कई शोरूम्स में आप देखोगे, मोबाइल के शोरूम में ज़्यादातर होता है सेंटर टेबल होता है बीच में। ठीक है, तो जैसे सेंटर टेबल बीच में रखा है, यहाँ पे दूसरा सजाया हुआ है, यहाँ अलग तरीके से सजाया हुआ है, यहाँ अलग तरीके से सजाया हुआ है, दिस इज़ एंगुलर फ्लोर प्लान। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को यूज़ करके बहुत हाई फाई होता है ये, अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टोर में आपको शोरूम्स में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, एंगुलर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स का इस्तेमाल करके, मतलब स्ट्रेट नहीं बनाया है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को यूज़ करते हुए। बाकी इसकी मोर डिटेल्स के लिए आप अपने बुक में, पुरानी बुक्स में ज़रूर देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ। ज्योमेट्रिक फ्लोर प्लान एंगुलर फ्लोर प्लान के हिसाब से की तरह ही है, जहाँ पे रैक्स और अदर फिक्चर्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल, जैसे सपोज़ कुछ रैक्स यहाँ लगा दिए आपने, कुछ रैक्स यहाँ लगा दिए, कुछ यहाँ लगा दिए, कुछ बीच में रख दिया, जैसे ज्योमेट्रिकल शेप्स के हिसाब से शेप बनाते हुए कह लो, या डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनाते हुए आपने एक फ्लोर प्लान क्रिएट किया है। ठीक है ना, तो दिस इज़ ज्योमेट्रिकल फ्लोर प्लान, जहाँ पे रैक्स और फिक्चर्स को लगा दिया जाता है ताकि ट्रेंडी लुक दिखे। जैसे कॉस्मेटिक और वॉचेस में देखा होगा, यूजुअली यहाँ पे जैसे सामने ग्लासेस के वो लगे रहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट